नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने रीट साइंस का अगला लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम अपने लिए एक कठिन लक्ष्य की तरह, जिस प्रकार भगवान श्री राम के सामने शिव धनुष था, तो जिस धैर्य और शालीनता से भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भेदित किया, तोड़ा, उसी प्रकार अपने को भी अपने इस लक्ष्य को बड़े ही धैर्य और शालीनता से तोड़ना है। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज अपने रीट साइंस पार्ट 2 है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि कैसे पावर जनरेट की जाती है और कैसे उपभोक्ता तक वो पहुंचती है। इस पूरी प्रक्रिया में जनरेशन से कंज्यूमर तक, उत्पादन से उपभोक्ता तक, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अपने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है वो 11 kV पे उत्पादित होती है और उपभोक्ता को 220 वोल्ट या 440 वोल्ट मिलता है। यहाँ अपन ने देखा कि ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा था, ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा रहा था। अब बात आती है दोस्तों आगे कि जब उपभोक्ता के पास ये बिजली पहुंच रही है, लाइट है वो पहुंच रही है, तो गवर्नमेंट जो सरकार है या बिजली कंपनियां वो अपने से इसका चार्ज लेती है। तो वो किस बेस पे लेती है? तो फर्स्ट है, उपभोक्ता के घरों के बाहर एक मीटर लगा रहता है जिसे अपन कहते हैं वाट मीटर, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाट मीटर। ये वाट मीटर क्या करता है, अपने द्वारा मतलब उपभोक्ता के द्वारा जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसका ये मापन करता है। वाट मीटर है वो अपने द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा का मापन करता है। तो दोस्तों, इसका जो मात्रक है, यूनिट है, इस ऊर्जा खर्च का जो मात्रक है वो होता है किलो वाट हॉवर, kWh। 1 किलोवाट हॉवर, 1 किलोवाट हॉवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिससे अपने बिजली के बिलों में अपने लिखा हुआ था कि आपने 2 महीने में कितनी यूनिट खर्च की। तो वहाँ 1 यूनिट में 1 kWh मतलब 1 किलोवाट हॉवर है, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। जो अपने चार्ज है वो पर यूनिट लगता है। मान लो कोई 40 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 5 घंटे यूज किया जाता है। एक 40 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 5 और यूज किया जाता है। तो बताओ इसे 1 यूनिट खर्च करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। यहाँ अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 घंटे में ये 40 वाट बिजली खर्च करता है, तो 5 घंटे में कितनी हो गई? 40 × 5 मतलब 1 दिन में कितनी खर्च कर ली इसने? 200 वाट। इसको खर्च कितनी करनी है? इसको खर्च करनी है 1000। किलो को क्या लिख सकते हैं अपन? 1000। इसको खर्च कितनी करनी है? 1000 वाट खर्च करनी है। तो दोस्तों, 1 दिन में 200 वाट खर्च कर रहा है, तो 5 दिन में कितनी करेगा? 1000 वाट। अब यहाँ से देखते हैं 1000 वाट इंटू हॉवर, क्योंकि 1 घंटे में ये 40 वाट खर्च करता है, तो 5 घंटे में करता है 200 वाट। तो 5 दिन में कितनी करेगा? 1000 वाट हॉवर। तो ये हो गया 1000 को अपन लिख सकते हैं 1 किलो, तो ये हो गया 1 kWh। तो इसका मतलब है कि 5 दिन में ये बल्ब है वो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। फिर आते हैं दोस्तों अपने घरों में
अपने घरों में जितने भी उपकरण होते हैं वो किस व्यवस्था में होते हैं? घरों में जितने भी उपकरण होते हैं दोस्तों वो समांतर क्रम व्यवस्था में होते हैं। वो समांतर क्रम व्यवस्था में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने घरों में जितने भी उपकरण हैं वो किस व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं? तो वो होते हैं समांतर क्रम व्यवस्था में। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। और इसका मात्रक क्या था? इसका मात्रक था ओम। दोस्तों प्रतिरोध है वो दो प्रकार से संयोजित हो सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट संयोजन है कुछ इस प्रकार का, ये मान लो R1 प्रतिरोध है और ये R2 प्रतिरोध है। सेकंड संयोजन है वो मान लो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ ये R1 है और यहाँ ये R2। तो दोस्तों जब प्रारंभिक सिरे से अपन ने क्या किया, एक धारा I प्रवाहित की, ये धारा कहाँ से आएगी? ये इस परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ देने पे मिलेगी। I इज इक्वल टू ये मान लो V वोल्ट का कोई सेल है, I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो यहाँ से सेल से धारा निकल रही है I। अगर इन प्रतिरोधों में से यही धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि धारा बट नहीं रही है, यहाँ इस धनात्मक सिरे से निकलने के बाद अगर धारा वापस बिना बटे बिना विभाजित हुए ऋणात्मक सिरे तक पहुँच रही है, तो ऐसे प्रतिरोध है वो कहलाते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। श्रेणी क्रम प्रतिरोध। इसी प्रकार यहाँ अगर मान लो सेल से कोई धारा है वो I आ रही है, इसका वोल्टेज है V, यहाँ से धारा कितनी आ रही है? I इज इक्वल टू V/ इनका इक्विवेलेंट, इनका तुल्य प्रतिरोध, जो अभी अपन बाद में बात करते हैं। यहाँ से धारा निकली I, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये धारा है दो भागों में बट रही है। R1 में I1 जा रही है और R2 में I2 जा रही है। जब धारा विभाजित हो तो इसका मतलब है कि वो प्रतिरोध समांतर क्रम में है। धारा का अगर विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब है दिए गए प्रतिरोध वो समांतर क्रम में है। अगर धारा का विभाजन नहीं हो रहा है तो वो प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में है। यहाँ से धारा प्रवाहित करके देख लेंगे, अगर R1 R2 से एक ही धारा प्रवाहित होके वो सेल के दूसरे नेगेटिव सिरे तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब है कि वो श्रेणी क्रम में है। अगर धारा का विभाजन हो रहा है तो वो दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। दोस्तों समांतर क्रम में धारा श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है तो इस प्रतिरोध R1 के सापेक्ष विभव पतन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? विभव पतन क्या होगा? VR1 इज इक्वल टू I इंटू R1। इसी प्रकार प्रतिरोध सेकंड के सापेक्ष विभव जो पतन है वो होगा VR2 इज इक्वल टू IR2। यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहती है परंतु इनके सापेक्ष विभव पतन अलग अलग। फर्स्ट लिख लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होगा? धारा समान परंतु विभव अलग अलग। अगर एक, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगे हुए हैं, उनमें धारा अगर प्रवाहित की, धारा अगर विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सभी के सभी प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में है। और अगर श्रेणी क्रम में है तो उनमें धारा समान होगी और हर प्रतिरोध के सापेक्ष है वो
अलग अलग विभव पतन देगा। ये विभव पतन का मान है वो पूर्णतया यहाँ प्रतिरोध पे निर्भर करेगा। जिस प्रकार का प्रतिरोध होगा उसी प्रकार का यहाँ विभव पतन हो जाएगा, क्यों धारा सब में समान है। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसका मतलब है कि धारा प्रवाहित करने पर धारा विभाजित हो रही है। तो समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होगा, धारा अलग अलग होगी, लेकिन इन सभी प्रतिरोधों के सापेक्ष विभव है वो समान होगा। विभव क्या होगा? विभव समान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो बताइए उनमें धारा क्या होगी? तो उन सभी में धारा क्या होगी? समान होगी। अगर समांतर क्रम में तो धारा अलग अलग होगी। श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों के सापेक्ष विभव पतन है या विभव है वो अलग अलग होगा। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी परंतु विभव है वो समान होगा। अब दोस्तों न्यूमेरिकली है, श्रेणी क्रम अगर तुल्य प्रतिरोध अपने को निकालना हो तो श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध, जिसको अपन दिखाएंगे आर इक्विवेलेंस। श्रेणी क्रम में क्या होता है? देखो, श्रेणी क्रम में धारा समान जबकि विभव अलग अलग। तो इसका मतलब है यहाँ जो विभव है V वो किसके विभव के बराबर होगा? इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष जो विभव पतन होंगे उन सबके योग के बराबर होगा। और ये योग कौन सा होगा? ये बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग होगा। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। यहाँ मान लो, एक बार मान लेते हैं कि R1 के सापेक्ष धारा I1 है और R2 के सापेक्ष धारा है वो I2 है। तो यहाँ IR इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। अब दोस्तों अपने को ये पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। अगर ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। दोस्तों यहाँ I तीनों में अपने कॉमन है, तो IR इज इक्वल टू I यहाँ कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ जो ये R मिला ये है R इक्विवेलेंट, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2। ये श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार समांतर क्रम का अगर निकालना हो अगर समांतर क्रम का निकालना हो तो समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा? देखो समांतर क्रम में क्या होता है? विभव समान परंतु धारा भिन्न भिन्न। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू आर है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। यहाँ रख देते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2। अब देखो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में विभव है वो समान होता है, तो इसका मतलब है V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 रख देते हैं, तो V अपॉन R1 और V अपॉन R2। यहाँ V सब में कॉमन है तो V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने को पता चलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ इसका एलसीएम लिया तो R1 R2, R1 से R1 कैंसिल तो बच गया कि R2 इंटू 1 इज इक्वल टू R2, R2 से R2 कैंसिल तो बच गया R1
तो R1 इंटू 1 इज इक्वल टू R1, तो यह आ गया 1/R इक्विलेंट। यहाँ से उल्टा कर देते हैं तो R इक्विलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोधों का तुल्य समांतर प्रतिरोध हो गया और ये दो प्रतिरोधों का तुल्य श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं और उसके बाद एक ट्रिक भी लगाते हैं, देखें। एक क्वेश्चन है, दोस्तों ए से बी तक अपने को R इक्विलेंट निकालना है। R इक्विलेंट है, ए से बी है, वो अपने को फाइंड करना है। जितने भी प्रतिरोध मान लो वो 1-1 ओम के हैं, अपने को क्या निकालना है, ए से बी तक का तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ से कोई धारा प्रवाहित की तो 1 ओम से गई, वही धारा इस 1 ओम से गई, तो यहाँ पता चल रहा है कि धारा का विभाजन यहाँ से यहाँ तक नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि धारा समान है। अगर धारा समान है तो ये दोनों प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 है तो R इक्विलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ इनका इक्विलेंट है वो मैं एक प्रतिरोध बना देता हूँ, ये क्या है, R1 प्लस R2, ये बिंदु है A। R1 प्लस R2 का मतलब है 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हो गया 2 ओम। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कि धारा का विभाजन हुआ। मान लो यहाँ I1 प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे I2 प्रवाहित हो रही है। लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं, यहाँ विभाजन के बाद यहाँ तक अपन फिर से एक इस प्रोसेस को दोहराते हैं कि यहाँ से धारा जो जा रही है I1 वो इस 1 ओम से गुजर रही है और इस 1 ओम से भी गुजर रही है। तो इसका मतलब है इस बिंदु से ऊपर वाली ब्रांच या ऊपर वाली शाखा में यहाँ से यहाँ तक धारा है वो श्रेणी क्रम में। यहाँ एक ही धारा है तो यहाँ ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का तुल्य क्या होता है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ इनका तुल्य प्रतिरोध अपन लिख देते हैं R1 प्लस R2, जो भी था ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। फिर वही प्रोसेस एक बार यहाँ से स्टार्ट करते अपन कि यहाँ से धारा प्रवाहित हुई I2 और वो यहाँ से 1 ओम और 1 ओम से गुजर के यहाँ फिर से मिल रही है। तो इसका मतलब है कि 1 ओम और ये 1 ओम भी दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा का विभाजन नहीं हो रहा है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध लिख दिया ये। ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। फिर से यहाँ से शुरू करते हैं धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करने के बाद यहाँ तक विभाजित नहीं हुई तो प्रतिरोध भी अब अपने पास एक ही है। फिर यहाँ आ गए तो यहाँ धारा फिर से 2 भागों में विभाजित हो गई। अब यहाँ एक एक प्रतिरोध ये शाखा में है, तो इसका मतलब है कि धारा का विभाजन हो रहा है। अगर धारा का विभाजन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रतिरोध वो समांतर क्रम संयोजन में है। समांतर संयोजन क्या होता है, R इक्विलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके देख लेते हैं। 2 × 2 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध है इनका वो आ गया 1 ओम।
यहाँ R1 R2 2 गुणा 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये कितना था 2 ओम, ये कितना आ गया 4 ओम, और ये कितना है लास्ट वाला 1 ओम। तो यहाँ A से B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है अपने को अभी निकालना है। अब यहाँ फिर से धारा प्रवाहित की, यहाँ 2 ओम से भी वही धारा प्रवाहित हुई, 4 से भी वही, 1 से भी वही, और वही धारा बिंदु B तक पहुँच गई। तो इसका मतलब है अब RAB है वो कितना होगा, धारा विभाजन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 ओम, 4 ओम और 1 ओम सब के सब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो 4 और 2 6 और 1 7 ओम। तो ये हो गया 7 ओम। RAB, A से बिंदु B के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया 7 ओम। ये तो दोस्तों हो गया एक प्रोसेस से। अब अपन इसको एक ट्रिक से करते हैं। आंसर कितना है अपना 7 ओम है, याद रखना कि आंसर कितना है 7 ओम है। इसको एक बार रख लेते हैं। सात ओम अपनाया RAB। दोस्तों एक ट्रिक है कि यदि N समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध बराबर N इंटू ये, यदि N समान प्रतिरोध R वाले मान लेते हैं कि N समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो होगा N इंटू R ओम, तथा यदि N समान प्रतिरोध R वाले समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R अपॉन N। तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा R अपॉन N। अब दोस्तों ये ट्रिक अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ देखो 1 और 1 समान है और ये श्रेणी क्रम में भी है, कितने हैं 2 प्रतिरोध है। तो इन यहाँ से यहाँ तक एक बार ले लेते हैं ये कोई बिंदु C और यहाँ ले लेते हैं ये D। A से C के बीच में श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध संयोजित है 2। तो इसका मतलब है R A से C निकाल लें। N इज इक्वल टू कितना है 2, तो ये हो गए 2 क्योंकि 2 प्रतिरोध है। R कितना है इंटू 1, तो RAC इज इक्वल टू 2। फिर चलते हैं यहाँ C से D। RC से D जब चलते हैं तो पहले अपन चलते हैं C से D ऊपर वाले पार्ट में। यहाँ ऊपर वाले पार्ट में अपने को पता चलता है कि 1 और 1 समान है, 1 ओम और 1 ओम समान है। प्रतिरोधों की संख्या कितनी है 2, लेकिन ये भी श्रेणी क्रम में R C से D के बीच में 2 ब्रांच है। तो फर्स्ट जो ब्रांच है इसको एक बार मान लेते हैं RCD1, ये ब्रांच 1 और ये 2। RCD1 में दोनों श्रेणी में है, तो इसका मतलब है N इंटू R से N है 2, R है 1, तो ये हो गया 2 ओम। इसी प्रकार RCD2 नीचे वाली ब्रांच है, इसमें भी प्रतिरोध कितने हैं 2 और हर प्रतिरोध का मान कितना है 1 ओम, तो ये हो गए 2 ओम। अब अपने को RCD1 और RCD2 से पता चलता है कि दोनों के दोनों प्रतिरोध है वो एक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी 2 ओम और 2 ओम। अब पता चलता है कि C से D के बीच में C से D के बीच में 2 प्रतिरोध है, 2 ओम और 2 ओम, मतलब समान प्रतिरोध है। और कौन से क्रम में
वो समांतर क्रम में है। अगर n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R/n। R का मान कितना है 2, n कितना है 2, तो ये हो गया 1 ओम। फिर अपन चलते हैं RdB। RdB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 ओम। तो अब देखो कुल प्रतिरोध RAB कितना हो गया, RAB इज इक्वल टू फर्स्ट A से C कितना है 2 ओम। फिर अपन निकाल लेते हैं CD1 कितना है 2, CD2 कितना है 2, और ये एक लास्ट, तो कितना हो गया RAB इज इक्वल टू 7 ओम, जो कि आंसर सेम है। तो अपने को बस ये याद रखना है, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा n इंटू R। अगर वही n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R/n। थोड़ी सी दोस्तों कल अपन बात कर रहे थे जनरेटर की। जनरेटर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जनित्र, जो शक्ति का उत्पादन करे। तो अपने को ये जानना जरूरी है कि जनरेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखो जनित्र है जो शक्ति का उत्पादन करे। शक्ति का उत्पादन है वो ये दो रूप में कर सकते हैं, एक तो AC जनरेट करे या DC जनरेट करे। कोई जनरेटर जो AC जनरेट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तक। अगर ये जनरेटर DC जनरेट कर रहा है तो इसको अपन बोलते हैं डायनेमो। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि जनरेटर है ये कुछ इनपुट में लेता है और अपने को आउटपुट में विद्युतीय ऊर्जा देता है। तो इसका मतलब है जनित्र है या जनरेटर है वो अपने को आउटपुट में देता है विद्युत ऊर्जा। तो ये इनपुट में क्या लेता है, ये इनपुट में डीजल पेट्रोल मतलब ईंधन लेता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा लेता है। तो जनरेटर कौन है, जनरेटर वो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। इसी प्रकार दोस्तों मोटर क्या होती है, जैसे मान लो अपने पंखा ही मान लो, पंखा क्या है एक मोटर है। ये पंखा है इनपुट में क्या लेता है विद्युतीय ऊर्जा और आउटपुट में क्या देता है एयर मतलब मैकेनिकल ऊर्जा, हवा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ अल्टरनेटर है वो क्या करता है AC जनरेट करता है और डायनामो वो DC जनरेट करता है। यहाँ होता क्या है, यहाँ जब AC जनरेट हो रही है तो इसको अपन कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। AC है या प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको कभी भी अपन संग्रहित नहीं कर सकते, DC को अपन संग्रहित कर सकते हैं। यहाँ अपने उत्पादन जो होता है 11 kV पे वो होती है AC, अपने उत्पादित होती है AC। अगर इसको स्टोर करना है तो इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा DC में। अगर इसको DC में बदल लें तो इस DC को फिर अपन बैटरी में स्टोर कर लेंगे। AC उत्पन्न हुई उसको DC में स्टोर कर लिया। अब ये बैटरी है DC है वो बैटरी में स्टोर हो गई। अब जब भी अपने को आवश्यकता होगी, अपने जितने भी इक्विपमेंट है वो AC पे कार्य करने वाले होते हैं, तो जब भी अपने को आवश्यकता होगी इस बैटरी से
मैं एसी प्राप्त कर लूँगा। वो कैसे? यहाँ एक डिवाइस लगेगी जो इस एसी को डीसी में बदलेगी। यहाँ जो कन्वर्ट करेगी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी, ये होते हैं दिष्टकारी या रेक्टिफायर। यहाँ रेक्टिफायर क्या करते हैं? एसी को डीसी में बदल देते हैं और ये डीसी बैटरी में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों रेक्टिफायर या दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलती है। ठीक है दोस्तों, अपने घरों में इन्वर्टर लगा होता है, अपने घरों में इन्वर्टर लगा होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? जो सप्लाई एसी आती है, जो सप्लाई एसी आती है उसको वो डीसी में बदल के बैटरी में स्टोर करवा देता है। अब बैटरी में स्टोर हो गई, जब अपने सप्लाई कट हो गई, ऑफ हो गई, उस समय क्या होगा? उस बैटरी से अपने को सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। अगर बैटरी से वो सप्लाई सीधी बैटरी से ही मिल रही है तो इसका मतलब वो डीसी मिलनी चाहिए। अगर डीसी मिल रही है तो अपने इक्विपमेंट चलेंगे नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ बैटरी से फिर से वो इस डीसी को कोई डिवाइस लगा रखी है जो एसी में बदलती है। तो वास्तव में दोस्तों जो डीसी को एसी में बदल रही है, मतलब बैटरी से मिलने वाली पावर को वो एसी में बदल रही है, ये जो युक्ति होती है ये होती है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या हो गया? इन्वर्टर है जो डीसी को एसी में बदलेगा। इन्वर्टर क्या है? जो डीसी को एसी में बदलेगा। जनरेटर या जनरेटर क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। जो जनरेटर एसी जनरेट करता है उसको अल्टरनेटर, और जो डीसी जनरेट करता है उसको डायनमो। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति होती है मोटर, एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति होती है दिष्टकारी, और डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति होती है इन्वर्टर। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है सेल। सेल क्या करता है? सेल है वो केमिकल ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है विद्युतीय ऊर्जा में। सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। स्क्रीनशॉट ले लो, रेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे अल्टरनेटर पे आ जाए, चाहे डायनमो पे आ जाए, चाहे इन पे आ जाए। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्द मैथ्स की भी दोस्तों क्लास शुरू होने वाली है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जहां मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। दोस्तों, रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। ठीक है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। आपको करना क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेज देख सकते हैं। ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप फ्री क्लासेज, फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।